हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, हम इतने कोरोना के पैंडेमिक दौर से गुजरे हैं और इस समय जो मेंटल इश्यूज़ हैं वह भी काफ़ी देखे जा रहे हैं और हमारी लाइफ जो इतनी भागदौड़ वाली हो गई है उसमें भी हम देख रहे हैं कि ये स्ट्रेस को तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन आज हम देखेंगे कि इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो उसी के विषय में आज हम लोग बात करेंगे। उसमें सबसे पहले जानते हैं कि जीवन क्या है, क्योंकि हम सभी जीवित हैं, इसीलिए यह सोच रहे हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ को जिएं, कैसे कितना स्मूथली जी सकते हैं। तो जीवन है क्या? तो इसके संदर्भ में आयुर्वेद में आया है, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारित जीवितम। मीन शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, इसका जो संयोग है यही हमारा जीवन है, यही आयु है। जब तक शरीर, इंद्रिय, मन या सत्व और आत्मा, इसका जब तक संयोग बना रहेगा तब तक वो हमारा जीवन अच्छा चलता रहेगा। और इनमें से अगर किसी में भी कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो हमारे उसमें डिजीज हो जाएगा या हम रोगी बन जाएंगे। अब इसके बात करते हैं कि हेल्थ जीवन हो गया। अब स्वस्थ जीवन कैसे जिए, स्वस्थ है क्या, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, इसके विषय में जो WHO की डेफिनेशन है उन्होंने बताया है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। कि केवल आपका जो डिजीज है या आपको कोई शारीरिक रूप से परेशानी नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। जब तक कि आपको फिजिकली स्ट्रांग होना है, मेंटली भी फिट होना है और साथ में आपका जो सोशल आपका बिहेवियर है समाज के लोगों के साथ, आपके आसपास के लोगों के साथ, उस पर भी आप कैसा आचरण कर रहे हैं वह भी आपको फिट या अनफिट की श्रेणी में डिवाइड करेगा। साथ ही इसमें एक पॉइंट और जोड़ा गया है अभी रिसेंटली, उसमें कहा है कि आपको इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ जीना है। मीन्स आपको जो समाज के लिए या अपने देश के लिए आपको कुछ आर्थिक रूप से भी योगदान करना है, अन्यथा आप फिट या स्वस्थ की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसी में हमारे आयुर्वेद में भी वर्णन है, आप सभी जानते हैं। उसमें भी कहा गया है, सम दोषः समाग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ तभी धीयते। मीन्स आपके जो दोष हैं, आपके धातु हैं, आपकी जो मल की क्रियाएं हैं, मीन्स एक्सक्रीटरी जो फंक्शंस हैं वो भी सही होने चाहिए। आपकी समाग्नि मतलब आपका जो डाइजेशन है, जो डाइजेस्टिव पावर है वो भी अच्छी होनी चाहिए। और साथ में प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, मीन्स आपका जो मन, इंद्रिय और आत्मा है ये तीनों भी प्रसन्न होने चाहिए, तभी आप स्वस्थ की श्रेणी में आएंगे। अब इसी में बात करते हैं कि स्वस्थ हो गए, अब हम रुग्ण हो जाते हैं। तो रुग्ण होने के क्या कारण हैं, रोगी होने के क्या कारण हैं? उसमें मूल 3 कारण वर्णित हैं, जिसमें पहला है असात्म इंद्रियात संयोग। मीन्स जो हमारी इंद्रियां हैं, चाहे वो कर्मेंद्रियां हों चाहे ज्ञानेंद्रियां हों, अगर हम इनका दुरुपयोग कर रहे हैं किसी भी कारण से तो वो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ रोग उत्पन्न करेंगे। जैसे आपको मोबाइल ज़्यादा देख रहे हैं तो आपको आँख के डिजीजेस होंगे, आप किसी ऐसे केमिकल्स या किसी में काम कर रहे हैं तो आपकी जो स्किन है उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स होंगी। मीन्स जहाँ भी आपके इंद्रियों के जो विषय हैं वो गलत रूप से उनसे संयोग हो रहा है तो आपको कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। दूसरा आता है हमारा प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध का मतलब है कि प्रज्ञा मतलब आपकी बुद्धि और अपराध मीन्स आपकी बुद्धि से जो आप अपराध कर रहे हैं, मीन्स जानबूझ के जिनको जो कर्म नहीं करने चाहिए वह भी आप अगर कर रहे हैं तो वो प्रज्ञा अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो इससे भी अगर हम जानबूझ के, मान लीजिए कोई बच्चा है वो चीटिंग कर रहा है तो पहले तो उसे चिट बनाने का स्ट्रेस, फिर वहाँ पर जाके चीटिंग करने का स्ट्रेस, फिर उसके बाद चीटिंग करते समय अगर वो पकड़ गया तो वह स्ट्रेस, उसके बाद बुक हो गया या कुछ ऐसे प्रॉब्लम हुई तो आगे फिर और उस पर कार्रवाई होगी। तो अल्टीमेटली कहीं वो जानता है कि चीटिंग करना गलत है, फिर भी वो अगर चीटिंग के लिए ऐसे कर रहा है, मीन्स वो जानबूझकर ये बेकार जो काम है उसको कर रहा है, जिसकी वजह से उसको दुष्परिणाम आगे भोगने पड़ सकते हैं। तो ये तो हमारा जानबूझकर किया गया जो बुरा कर्म है वो प्रज्ञापराध की श्रेणी में आएगा।
तीसरा आता है परिणाम। परिणाम या काल। परिणाम मतलब समय, जो समय के साथ जो डिजीजेस होते हैं वो परिणाम या कालज व्याधियों में आते हैं, जिनमें बुढ़ापा है, हमारा मृत्यु है। तो बुढ़ापा देखिए उसको अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी वृद्धावस्था स्वस्थ होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम 10-15 डिजीजेस से ग्रस्त हैं, बीपी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रही है और हार्ट डिजीज हो रहा है या कोई और भी परेशानियां हो रही हैं, तो वो स्वस्थ वृद्धावस्था आप नहीं जीवन जी रहे हैं। उसमें आप क्या होगा, रुग्ण होके वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो बुढ़ापा है, जो वृद्धावस्था है, वो भी स्वस्थ रूप से निकलनी चाहिए, वो टाइम पीरियड भी। अगर स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस तो अगर पूछा जाए कि क्या है या कैसे हम इसके, तो ये 20th सेंचुरी सिंड्रोम है, इससे कोई बच नहीं सकता। आजकल की हमारी लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी हार्ड, इतनी जटिल हो गई है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको मैनेज कर सकते हो अपने स्किल्स से, अपने टाइम मैनेजमेंट से, अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से, स्टेमिना से उसको आप कम कर सकते हो। तो वो आगे हम लोग देखेंगे। इसी में अगर बात करें कि हमें स्ट्रेस होता क्यों है, तो उसमें आजकल जैसे सभी नौकरी के लिए भाग रहे हैं, सब चाहते हैं कि हमें अच्छी जॉब मिले, तो जॉब की इनसिक्योरिटी एक कारण हो सकता है। दूसरा हो सकता है हाई परफॉर्मेंस डिमांड। इस समय स्टूडेंट्स पर, सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि अपना परफॉर्मेंस अच्छा करें, तो ये भी एक कारण हो सकता है। या आपके ऊपर आपके अधिकारी हैं या आपके टीचर हैं, अगर वो ठीक नहीं है, आपको परेशान कर रहे हैं, तो भी वो एक कारण हो सकता है। फिर नेक्स्ट हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस का कल्चर कैसा है। हो सकता है आपको आपके मन के अनुकूल का स्कूल नहीं है या कॉलेज नहीं है, या आप जहाँ ऑफिस में काम करते हैं वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट जो है वो आपके अनुकूल नहीं है, तो भी वो स्ट्रेस का कारण हो सकता है। आपके कोई पर्सनल या फैमिली रिलेशनशिप्स हैं जिनके कारण आप स्ट्रेस में हैं, वह भी एक कारण हो सकते हैं। दूसरा टेक्नोलॉजी भी एक कारण हो सकता है। फॉर इंस्टेंस जैसे पहले साइन करने का था, हम लोग जाते थे, अटेंडेंस लगती थी, वो साइन से होती थी। अभी बायोमेट्रिक है, तो अब आपको वो भी टेक्नोलॉजी ही है, तो उसमें आपको पहुंचना ही है अपने टाइम पर। तो स्ट्रेस तो है ही, लेकिन आप इसको अगर समय से उठते हैं, समय से सारे काम करते हैं, तो आप समय पे पहुंच जाएंगे बिना स्ट्रेस के। फिर आप ये कैसे जानेंगे कि आपको स्ट्रेस है, तो कुछ इसमें मैं सिम्टम्स बताती हूँ आपको। जैसे आपका बार बार आपका आर्ग्यूमेंट हो रहा है किसी के साथ, आपके झगड़े हो रहे हैं जिन बातों पर नहीं होना चाहिए, अगर उन पर भी झगड़े हो रहे हैं, मीन्स आप स्ट्रेस में हैं। ऐसे ही आपका जैसे आपके साथ में जो रहने वाले लोग हैं, मान लीजिए आपके फ्रेंड्स हैं या आपके जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, वो बार बार आपका डिपार्टमेंट बदल के दूसरी जगह जाना चाहते हैं, या आपके साथ कोई काम नहीं करना चाहता, या आपसे फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहता, बार बार बदलते हैं, ऐसा हो रहा है। अगर आप नोटिस कर रहे हो कि बार बार आपके साथ रहने वाले लोग अपने आप को बदलना चाहते हैं, आपसे दूर जाना चाहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में हैं। ये भी एक सिम्टम है उसका। फिर है कि आपको बार बार हेडेक होना। हेडेक एक बहुत कॉमन सिम्टम है। ऐसा कोई भी आपको फिजिकल सिम्टम्स मिल रहा है अगर स्ट्रेस का, तो वह भी हो सकता है। बार बार आपकी छुट्टी हो रही है, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, या आपका वर्क प्लेस हो, ऑफिस हो, अगर आप सिकनेस लीव पे बार बार जा रहे हैं, बार बार आपकी एब्सेंटी हो रही है, तो मीन्स आपका कहीं ना कहीं स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आपका अगर परफॉर्मेंस गिरता जा रहा है, आप रेगुलरली ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि जितना अच्छा मैं करता था उससे अगर मेरा डाउन जा रहा है परफॉर्मेंस और वो वापस ठीक नहीं हो रहा है, मीन्स आप स्ट्रेस में हैं उस समय भी। या आप दूसरों के बारे में कंप्लेंट्स कर रहे हैं या दूसरे आपके बारे में कंप्लेंट्स कर रहे हैं, अगर ये नॉर्मल लेवल से ज़्यादा है, बार बार ऐसा हो रहा है, मीन्स आप स्ट्रेस में हैं। इसी में एक बात आती है यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस होता है जो हमारा पॉजिटिव स्ट्रेस है, क्योंकि स्ट्रेस भी हमारी नॉर्मल लाइफ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है चैलेंजेस से फेस करने के लिए। तो ऐसे में अगर ऐसा कोई स्ट्रेस है जो कि पॉजिटिव आपको उसका इफेक्ट मिल रहा है, आपकी एनर्जी उससे बढ़ रही है, मोटिवेट हो रहे हैं, आप एक्साइटेड फील कर रहे हैं, आपका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो रहा है,
और वो आपकी खास बात से कोपिंग एबिलिटी जो है उससे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मीन्स आप में क्षमता है उसको टैकल करने की, तब तो वो आपका यूज स्ट्रेस है। इससे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन, मोटिवेशन, एनर्जी लेवल ये सब बढ़ेगा। लेकिन अगर यही आपके लिए नेगेटिव हो जाए, आपको एंजाइटी करने लग जाए, एनर्जी ज़्यादा आपकी कम करने लग जाए, मीन्स मुझे तो कोई मतलब नहीं है, मैं मतलब दुनिया से आपको ज़्यादा वो ना हो, इंटरेस्ट ना आए आसपास की चीज़ों में, और आप अनप्लेजेंट फील करने लग जाएं, या आपका परफॉर्मेंस गिर रहा है और आप इससे कोप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये डिस्ट्रेस की श्रेणी में आएगा। ये छोटे टाइम के लिए भी, कम समय के लिए भी हो सकता है, काफ़ी लंबा भी जा सकता है। तो अगर ये लगातार डिस्ट्रेस बना रहता है तो आपको मोटिवेशन की कमी आपको महसूस होगी, ऐसा लगेगा कि एनर्जी नहीं है, मुझे कुछ काम करने का मन नहीं है, और आपका जो वर्क, आप जो काम कर रहे हैं वो उतना इफेक्टिव नहीं कर पा रहे हैं, और साथ में कुछ मेंटल हेल्थ या बिहेवियरल अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो मीन्स आप डिस्ट्रेस में हैं। ये थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर स्ट्रेस के मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें देखिए, स्ट्रेस तो नॉर्मल है, हम उसको अवॉइड तो नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बार बार ट्रिगर करती हैं, मीन्स आपको ऐसा पता पड़ेगा कि इस काम को करने से या इस व्यक्ति से मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढिए कि कैसे आप उससे बच सकते हैं। ज़्यादा स्ट्रेस क्योंकि आपकी एनर्जी को, आपके शरीर को नुकसान करेगा, क्योंकि मन और बॉडी आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर आपका पेट ठीक नहीं है, मदर ने आपको बोला कि बेटा खाना खा लो, तो आप क्या कहते हो कि मम्मा आज मन नहीं है खाने का, आप ये नहीं बोलते हो आज पेट नहीं है खाने का। ऐसे मान लीजिए उल्टी आ रही है, तो आप क्या बोलोगे, जी मचला रहा है, ये नहीं बोलते हो पेट मचला रहा है। उल्टी तो पेट से निकलनी है, मन से थोड़ी निकलनी है, लेकिन आप फिर भी बोलते हो कि जी मचला रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपका मन आपके बॉडी से कनेक्टेड है, और आपके डाइजेशन का, आपकी हेल्थ का सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है आपके स्ट्रेस लेवल पे, आपके मन की स्थिति पे। तो इसमें 3 बातें ध्यान रखने की है इसमें। एक है रिफ्यूल, पहले 3 आर हैं इसमें। पहला है रिफ्यूल, मतलब अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को एनर्जाइज करिए। उसमें आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं उस पर ध्यान देना है। अच्छा खाना खाइए, हो सके तो सात्विक आहार खाइए, जिससे कि आपके शरीर में सत्व गुण बढ़े। और ब्रेन के लिए फ्यूल क्या होता है, वो होता है नॉलेज, क्योंकि ब्रेन अल्टीमेटली आपके माइंड को भी कंट्रोल करता है। मन तो चंचल है, सब जगह भागेगा, मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए, लेकिन ब्रेन क्या होता है, वो उसमें डिसिसिव पावर होती है, वो डिसाइड करता है, निश्चयात्मक होता है कि आपको क्या लेना चाहिए, क्या आपको नहीं लेना चाहिए, वो आप ब्रेन आपका डिसाइड करेगा। तो ब्रेन कब डिसाइड कर पाएगा, जब वो आप उसको नॉलेज होगी, उसको डीप थिंकिंग आप प्रोवाइड करेंगे, तो वो कहाँ से आएगी वो समझ, वो आपके अच्छे ज्ञान से आएगी। तो ब्रेन को जब आप नॉलेज देंगे तो वो मन को भी सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। इसमें आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। फिर आती है बात रिजॉल्व की। आपने देखा कि हाँ मुझे ये कारण है जिससे मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो आप पहले से ऐसे प्रिपरेशन रखिए कि कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने के तरीके ढूंढिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या कलीग से आप सपोर्ट ले सकते हैं। तीसरा आर आता है आपका रिलैक्सेशन, कि पहला आर हो गया रिफ्यूल, सेकंड हो गया रिजॉल्व, और तीसरा है रिलैक्सेशन। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में, कुछ दिन कट ऑफ लीजिए, ब्रेक लीजिए उस काम से और थोड़ा रिलैक्स करिए। अब रिलैक्सेशन कैसे भी हो सकता है, आप घूम के भी आ सकते हैं, आप अच्छे से नहाने से भी आपको रिलैक्सेशन हो सकता है, या कोई बुक भी आप पढ़ सकते हैं उससे भी, या कोई आपकी ड्राइंग, पेंटिंग, कुछ भी हॉबी है, या अच्छे से सोना, वो भी एक रिलैक्सेशन का तरीका हो सकता है आपके लिए, तो उसको आप कर सकते हैं। साथ में अगर ज़्यादा आपको स्ट्रेस हो रहा है, मीन्स आप बिना कारण के रो रहे हैं, ऐसा आपको फील हो रहा है, या सांस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ज़्यादा दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, आपको मेमोरी लॉस हो रहा है बार बार,
या आपको चिंता कुछ ज़्यादा हो रही है, नींद नहीं आ रही है, तो ऐसे केसेस में थोड़ा कंसल्टेशन डॉक्टर से लेना और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और कलीग से सपोर्ट लेना कोई गलत बात नहीं है। आप बिल्कुल उसको बेहिचक लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि उस स्ट्रेस को मैं झेल नहीं पा रहा हूँ या झेल नहीं पा रही हूँ, तो बेटर है कुछ गलत कदम उठाने से अच्छा है कि हम थोड़ा सपोर्ट लें, और उनके सपोर्ट से हम निश्चित ही उससे बाहर आएंगे। क्योंकि स्ट्रेस लगातार भी डिजीज बनने का कारण हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को अगर कैंसर है, अगर उसको पहले से पता है कि हाँ मैं इतने दिन में जाने वाला हूँ, तो वो अगर 6 महीने में भी खत्म होने वाला होगा तो वो और जल्दी उसके पहले ही एक्सपायर हो जाएगा। तो स्ट्रेस क्या होता है, विषादो रोग वर्धना नाम, आपका जो विषाद है, दुख है, दुख मनाते रहेंगे तो वो रोग को और ज़्यादा बढ़ाता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस को हमें कम करना है तो उसमें क्या करें, पहला तो अपना प्रिपरेशन रखिए। मान लीजिए टीचर ने कहा कि हम सरप्राइज टेस्ट लेंगे, और जो बच्चे पहले से इसके लिए एक्टिव थे उन्होंने तो उसी दिन से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। 5-6 दिन में टीचर ने टेस्ट लिया और आपने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे, वो उस समय हड़बड़ाएंगे, उनके लिए वो स्ट्रेस का कारण बन जाएगा। तो आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। दूसरा आपका होता है रिलैक्सेशन, कि आपको अपनी एंजाइटी लेवल को कम करना है। योग से करिए, मेडिटेशन से करिए, अच्छे से कारणों को समझ के जो आप प्रिपरेशन करेंगे, पहले तैयारी रखेंगे, तो वो स्ट्रेस भी आपका कम होगा। और वापस से फिर आप रीफोकस करिए कि मुझे क्या काम करना था, उस पर अपने एम पे केंद्रित हो जाइए। तीसरा है मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ, कि आप अपना जो शारीरिक स्टेमिना है, स्ट्रेंथ है, और एंड्योरेंस मीन्स आपका पेन सहने की जो क्षमता है उसको एंड्योरेंस बोलते हैं। तो ये चीज़ कैसे आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक उदाहरण देते हैं कि आपको कहीं जाना है घूमने। अब आपने 50 किलो का बैग पैक कर लिया, स्टेशन पर पहुँचे कि हम एस्केलेटर या लिफ्ट से जाएंगे और हम अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे। वहां पहुंच के पता पड़ा आपको कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन है या खराबी है, चल नहीं रहा है। अब आप वो बैग लेके क्या करेंगे, या तो आप सोचेंगे मुझे जाना ही नहीं है, तो ये तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है, या आप उसको ज़बरदस्ती ऊपर तक चढ़ाएंगे, ओवर ब्रिज तक, फिर लेके जाएंगे। तो पहले वाले से बेटर है, आपने फाइट तो किया उस स्ट्रेस से, लेकिन अभी उतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप उसको पहले से प्लानिंग में रखते कि हो सकता है अगर ना चल रहा हो तब मैं कैसे टांगूंगा, अगर आपने थोड़ी सी ये दिमाग में बात सोची होती तो आप उसको 2 बैग में पैक करते सामान और आराम से उसको ले जा सकते थे। या आप लगातार कुछ अच्छा वर्कआउट कर रहे होते कि आपको वो 50 किलो ले जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा आप अगर अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखते तो ये स्ट्रेस वहाँ पर भी मिनिमाइज हो सकता है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने शरीर के अकॉर्डिंग ये चीज़ देखना है कि क्या काम कितना मैं कर सकता हूँ, कितना नहीं, तो उस पर भी ध्यान देना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसको और बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। अब बात करते हैं कि जैसे बुद्धि है, हमारा मन और बुद्धि भी कनेक्टेड है। तो किसी भी काम को करने के पहले उसके बारे में चिंता करिए। चिंता मीन्स आप मनन करिए, अध्ययन करिए उसका, उसके बाद विचार करिए उस पर कि ये काम कैसे किया जा सकता है, क्या मैं इसका टाइम प्लानिंग करूं, कैसे ये एग्जीक्यूट हो सकता है। वो है मतलब उसके प्रोज और कॉन्स भी समझिए उस काम को। ऐसे नहीं है कि हमने बहुत बड़ा कुछ सपना देख लिया, हाँ मैं ये ऐसा करूँगा, और उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके बारे में भी आपको सारा प्रोज कॉन्स जानना है। फिर अपना एक ध्येय बनाइए, संकल्प बनाइए, और आप अपना उस संकल्प को पूरा करने की उसके बाद कोशिश करिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हर चीज़ आपकी अच्छी टाइम प्लानिंग, अच्छा कैसे एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं हो पाया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते और उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जिससे कि हमारा स्ट्रेस कम हो सकता है। इसी में हमारे आयुर्वेद में जैसे सत्व, रज और तम 3 मानसिक बताए हैं त्रिगुण। उसमें सत्व क्या करता है, हमारा एनलाइटमेंट करता है, प्रकाशक है, वो हमें गलत और सही के बारे में सही राह दिखाएगा। रज क्या होता है, वो प्रेरक होता है, एक्टिवेटर होता। और तम कंट्रोलर या नियामक है।
तो ये तीनों ही ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है जैसे कि हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हम तो ठीक है एक तरफ बैठे हैं, तो ये सब तम के गुण हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा आप भाग रहे हैं, तो वो प्रेरक ठीक है, रज है, लेकिन कितना आपको भागना है, कहाँ आपकी लिमिट है रुकने की, वो आपको पता होना चाहिए। वो चीज़ तम से आएगी। और किस वस्तु के पीछे भागना है, कौन सी वस्तु सही है, वो चीज़ आपको सत्व से पता पड़ेगी। तो ये तीनों ही गुण अच्छे हैं और इन तीनों के ही प्रभाव से आप अच्छा आगे सोच सकते हैं। फिर आती है बात पंचकर्मा थेरेपी। उससे क्या होता है, हमारे शरीर के जो शारीरिक दोष हैं उनका प्योरिफिकेशन हो जाता है। साथ ही अभ्यंग, जैसे जैसे देखते हैं ना, छोटे बच्चों को मालिश कर देते हैं तो सो जाते हैं, क्योंकि वो भी एक रिलैक्सेशन के लिए अच्छा तरीका है। और शिरोधारा बहुत अच्छा एक प्रोसीजर है जो कि मानसिक दोषों रोगों में हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसमें मेडिकेटेड ऑयल है या दूध है या कोई भी ऐसा लिक्विड है, उसको जो उसके डिजीज़ के अकॉर्डिंग सूटेबल है, उसको फोरहेड पे गिराया जाता है और काफ़ी उससे रिलैक्सेशन होता है। इसमें मर्म थेरेपी भी करवाई जा सकती है। साथ ही आपके जैसे शुरुआत में हमने देखा था कि प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन और शरीर ये होना चाहिए। तो आत्मा की शुद्धि या सत्व के लिए क्या कर सकते हैं हम, जो हमारा जो भी जिनकी भी हम पूजा करते हैं उनके प्रार्थना कर सकते हैं, कुछ मंत्रोच्चारण या जो भी हमारा अपने धर्म के अनुसार है उसको थोड़ा करेंगे, तो उससे हमारी मन और आत्मा अच्छी होगी और हम अच्छे कार्यों के प्रति प्रवृत्त होंगे। और इसी में बात आती है कि हम शारीरिक हाइजीन की तो बात करते हैं, लेकिन मेंटल हाइजीन की बात नहीं करते हैं। मेंटल हाइजीन मीन्स आपका जो सद्वृत्त है, वृत्त मीन्स आपका जो बिहेवियर, और सद मीन्स अच्छा। जो आपके आसपास लोग हैं, आपके अनुज हैं, आपसे बड़े हैं, गुरुजन हैं, उनके प्रति आपका कैसा बिहेवियर है वो अच्छा होना चाहिए। इसी में जैसे कुछ दोष हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब को हमें त्याग करना चाहिए। और इतना नहीं कि वो हमारे लिए कष्टकारी हो जाए। थोड़ा तो हमें हर चीज़ की कामना जैसे हम करते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसका भी एक लेवल है कि ऐसा नहीं है कि हम जो चीज़ हमें इच्छा नहीं करनी चाहिए उसकी भी इच्छा कर रहे हैं और उसके लिए परेशान हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी में भगवत गीता हमारा बहुत अच्छा एक ग्रंथ है, जिससे कि हम अपने माइंड को, सत्व को अच्छा संदेश पहुंचा सकते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उसमें बहुत ज़्यादा इसके लिए वर्णन है अच्छे रूप में। इसी में एक आता है योगाभ्यास या मेडिटेशन कर सकते हैं हम, प्राणायाम कर सकते हैं उससे भी, क्योंकि योग जो होता है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है। चित्त मीन्स हमारे मन चंचल है, भागेगा, तो उसको कहीं ना कहीं रोकने वाला भी होना चाहिए। तो उससे योग से हम अपने मन को नियमित कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आती है बात नींद की, क्योंकि हमारे शरीर के 3 स्तंभ बताए गए हैं, उसमें आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य है। तो आहार तो जो हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी है, ये हमने अभी बात करी। इसके बाद आती है बात निद्रा की। तो स्लीप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी सारा जो दिन भर का वेयर टेयर हुआ है उसकी रिपेयरिंग करती है, हमारी बॉडी रिलैक्स होती है। तो अगर आपकी प्रॉपर स्लीप नहीं हुई तो सुबह उठ के आप क्या बोलते हैं कि आज फ्रेश नहीं लग रहा, तो वो फ्रेशनेस क्या है, हमारी बॉडी तो बदल नहीं गई। उसमें ये होता है कि जो बॉडी में जो भी मैकेनिज्म ऐसे चल रहे थे जो कि हमारे बॉडी के लिए थोड़े कहना चाहिए कि बॉडी को जर्जर कर रहे थे, उसको हमारी बॉडी वापस रिप्लेनिश करती है, वापस से रिपेयर करती है और हम सुबह फिर तरोताज़ा होके उठते हैं। तो हमें अपनी नींद पर भी ध्यान देना है। इसमें खास बात यह है कि कोई भी कैफिनेटेड ड्रिंक्स हमें लंच के बाद नहीं लेना है, क्योंकि कैफीन से भी ऐसे लेंगे हम तो हमें नींद कम आएगी। अल्कोहल नहीं लेना है। एक निश्चित बेड टाइम पे आप सोइए, जिससे कि आपकी बॉडी क्लॉक ऐसी हो जाए कि आपको बराबर उसी दिन पे आपको सोने का मन करने लग जाए। और अगर आप सोने की प्रिपरेशन करिए, कोशिश मत करिए, क्योंकि ज़बरदस्ती आप सोने की कोशिश करेंगे तो वह भी स्ट्रेस का कारण बनेगा। नहीं आती है, 20-30 मिनट लेटने पर भी आपको नींद नहीं आती है तो वापस उठ जाइए, लेटे मत रहिए, अपना जो भी रेगुलर काम है उसको करिए और लाइट को थोड़ा डिम रखिए, क्योंकि डार्कनेस से क्या, सेरोटोनिन थोड़ा
हमारे मेलाटोनिन हमारे शरीर में बढ़ता है, और मेलाटोनिन से क्या होता है, इंड्यूस होती है स्लीप। तो अगर आप लाइट थोड़ी डिम रखेंगे तो उससे भी रात में नींद अच्छी आएगी। और इसी में हम अभी जो वाइंड अप करें, अगर जो जितना अभी हमने बात की है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए पहली चीज़ तो ज़रूरी है कि आपका जो बुद्धि है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो आपको सही गलत डिसीजंस मेकिंग में सभी में हेल्प करेगी। और उसके लिए आप अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी नॉलेज गेन करिए, जिससे कि वो आपके मन को सही रास्ते पर लेके जाए। दूसरी चीज़ आती है मेडिटेशन आप करिए, उससे बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रह सकता है, तो आपको एक्सरसाइज करनी है। तीसरी बात आती है नेचर के साथ थोड़ा समय अपना बिताएं, चाहे आप घूमने जाएं, चाहे वैसे कुछ दिन ब्रेक लेके छुट्टियों में जाएं। जो नेचर है उससे हम रिलैक्स होते हैं। और जैसे हम एक छोटा सा जो हम जैसे खाना खाते हैं, तो खाना भी हमारा पंच भौतिक होना चाहिए। जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह ये सब तो लेते ही हैं। अगर आपने देखा हो कि आप छत पे चले जाइए तो कितना अच्छा लगता है, क्यों, हम उस समय अब आकाश के संपर्क में आ रहे होते हैं, इसलिए हमें वहाँ पे अच्छा लगता है। तो थोड़ा बाहर अच्छी हवा में घूमिए, तो सभी तरह से अच्छा पानी होना चाहिए आपको। तो ये सभी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं रिलैक्स करती हैं, आपके बॉडी के लिए अच्छा करती हैं। साथ ही अच्छे समय पे सोइए, सही समय पे जागिए। और सोशली कनेक्ट करना भी ज़रूरी है, जिससे कि आप, ऐसा नहीं है कि अभी मन खराब है तो एक अकेले कोने में बैठ गए हैं, नहीं, अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ ना कुछ या फैमिली के साथ समय बिताइए, जिससे कि आप उस स्ट्रेस से बाहर आ सकें, उसी में ना रह जाएं। उससे बाहर आने के लिए आपको कोई ना कोई साथ में अगर मिलेगा तो आप जल्दी बाहर आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपको खुद ही उससे बाहर आना है। दूसरे आपकी हेल्प कर सकते हैं, दवाइयाँ आपकी उसमें मदद कर सकती हैं, बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको स्वयं ही उससे बाहर आना है। कोई और आपको बाहर नहीं निकाल सकता, आपको स्वयं आना है। आप खुद हिम्मत करेंगे, खुद बाहर आएंगे और खुद अच्छा जीवन जिएंगे। और दूसरा, अच्छा खाना खाइए और अपने एक लिस्ट बनाइए। जब भी कोई काम करना है उसको प्रायोरिटाइज करिए कि क्या चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको हम पहले करेंगे, क्या चीज़ हमारे लिए कम इम्पॉर्टेंट है, उसको हम बाद में करेंगे। तो ये चीज़, इससे भी क्या होगा कि काफ़ी हद तक हम अपने रोज़मर्रा के स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अपनी सोच को सॉल्यूशन ओरिएंटेड रखना है। हम क्या करते हैं, हमारी सोच होती है प्रॉब्लम ओरिएंटेड। जैसे मान लीजिए मेरी लड़ाई मेरी फ्रेंड के साथ अगर हो गई है, तो मैं सोचूंगी कि उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, उसने ऐसे नहीं किया, उसको ऐसा करना चाहिए था उसने। तो ये जहाँ भी चाहिए वाली बात आती है, ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड सोच है। आपको जब भी आप ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, ये चाहिए जहाँ भी आ जाता है, डैट इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड, और ये आपकी टेंशन को कम नहीं करेगा। सॉल्यूशन ओरिएंटेड ऐसे होता है कि झगड़ा हुआ, मैंने सोचा कि हाँ मुझे ऐसा करना है, अब मैं आगे से ऐसा करूँगी, और वो झगड़ा वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो आप अपने स्तर पे उसको सुधारने की कोशिश करिए। दूसरे से ज़्यादा वो मत करिए कि ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, उसमें आप उलझ के रह जाएंगे। और अपने स्तर पे उसको आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आप सभी को ये पसंद आएगा, और अपने मेंटल हेल्थ के प्रति आप ज़्यादा सजग होंगे, अच्छे से अपने बॉडी का ध्यान रखेंगे, अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे, और साथ ही अपने मन और आत्मा के लिए भी काम करेंगे, जिससे कि आप स्वस्थ होकर आगे के काम करें और जो स्ट्रेस है उससे दूर रह सकें या उसे मिनिमाइज कर सकें एटलीस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।